में इन्हें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करूंगी और इसके पीछे एक वजह है। ये वो मिनिस्टर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने परिभाषा बदल दी है काम करने की, वादे करने की और सपने देखने की। ये वो शख्स है जो खुली आंखों से सपने देखता है और मेरी एक भी शब्द अगर आपको चाशनी में डुबोए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं तो आप मुझ पर केस कर सकते हैं। अब्दुल कलाम साहब हमारे आइकॉन है, उनके जैसा सपने बनना चाहिए प्लानिंग करते जैसे। पर आप तो इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि आपकी पत्नी भी आप पर यकीन नहीं करती है। नहीं। और इस देश में आप एक समझिए कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का अगर इंपोर्ट बंद होगा तो ये पैसा कहां जाएगा? बचेगा पैसा? देश के इकोनॉमी में इतना पैसा बाहर जा रहा है। मैं 2004 में मैं ये कह रहा था कि इस देश का किसान ऊर्जादाता बन सकता है, तो मुझे हंसते थे लोग। तो मेरा विश्वास है ये शायद इसमें कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये उद्दिष्ट है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर जाएंगे। उसके बाद में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो सरकार तो 2024 तक कर पाएगी, 2024 के बाद हम ही आएंगे। देखिए, देश के 75 साल के इतिहास में हमारे 10 साल में जितना काम हुआ है उतना 65 साल में नहीं हुआ। इसलिए देश के भविष्य को बदलने के लिए और देश के विकास के लिए जनता हमको साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी मैं दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर हाईवे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक का, वो केबल लगा रहा हूं और बिजनेस क्लास में सामने लैपटॉप होगा और एयर होस्टेस जैसी महिला होगी जो आपको चाय कॉफी नाश्ता देगी और 1.25 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। आपको क्या लगता है, आपने कोई टाइम फ्रेम जहन में रखा है कि पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कब तक खत्म हो जाएगी, खासकर गाड़ियों को लेकर? एक आम आदमी आने वाले समय में मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। कल मैं आ रहा था, मेरी दोनों कैप्टन महिला थी हवाई जहाज चलाने वाली। क्या मुस्लिम महिलाओं ने हवाई जहाज नहीं चलाने चाहिए? बिल्कुल चलाना। क्या मुस्लिम महिला ने पुलिस कमिश्नर नहीं बनना चाहिए? क्या मुस्लिम महिला ने कलेक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या मुस्लिम महिला ने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है तो उनको एजुकेशन के लिए वो जाए, पढ़े लिखे, आगे आए, प्रगति और विकास का उनका भी अधिकार। इसलिए सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा उसको यहां स्थान नहीं है। पर इन्हें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करूंगी और इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि ये वो शख्स हैं जो ये कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, और उस वे पर हिंदुस्तान बहुत आसानी से एक्सप्रेस वे लगा सकता है। ये वो मिनिस्टर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ये वो मिनिस्टर हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। 19 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत की पॉलिटिक्स की, सबसे युवा अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और ये वो शख्स हैं जो कहते हैं कि अगर मेरी वजह से मेरे बेटे को पार्टी में पदाधिकारी बनाना है तो फिर मैं उसे अपने बगल में ना बैठने दूं। तो ये वो शख्स है जिन्होंने परिभाषा बदल दी है काम करने की, वादे करने की और सपने देखने की। ये वो शख्स है जो खुली आंखों से सपने देखता है और मेरी एक भी शब्द अगर आपको चाशनी में डुबोए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं तो आप मुझ पर केस कर सकते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये बातें कह सकती हूं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका। नमस्कार। मुझे बहुत ईमानदारी से बताइएगा, अभी एक ये भी चल रहा था आपके लिए, एक एंकर आपके बारे में तमाम चीजें बोल रही है और इसमें बहुत चीजें तो मैं मिस कर गई हूं। जब आप ये सुनते हैं तो आज से 9 साल पहले या जब आपने शुरुआत की थी तब आपको एहसास था कि ये जो खुली आंखों से सपने आप देखते और दिखाते हैं वो वाकई आप पूरा कर पाएंगे? मतलब अभी आप इथेनॉल वाली गाड़ी से आए, मैंने आपको देखा। कौन सोचता है ऐसा? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग होता है उसमें जन समर्थन मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो चीजें एस्टेब्लिश रहती है और जो लोग जिस मार्ग से जाते हैं
वो मार्ग ही लोगों को लगता है कि यही सक्सेस का मार्ग है। ये इतने आपने एंटरप्रेन्योर्स बुलाए हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट अलग अलग डिजाइन किए, अलग अलग मटेरियल यूज किया, तो पहली बार तो इनको लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा कि ऑलरेडी ये मार्केट में इस प्रकार का प्रोडक्ट है, आपका कैसे चलेगा। देखिए, जो लोग अलग से सोचते हैं और वो काम करके दिखाते हैं, उनकी बात जो होती है फिर एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं 2004 में मैं ये कह रहा था कि इस देश का किसान ऊर्जादाता बन सकता है, तो मुझे हंसते थे लोग, पर आज हमारे देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता ही नहीं तो विटामिन दाता भी बना है और अभी हवाई ईंधन दाता बनने जा रहा है। तो ये बात जो होती है उसको समय लगता है कि पर आप तो इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि आपकी पत्नी भी आप पर यकीन नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये घटना ऐसी हुई कि हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा था कि हाइड्रोजन की कार आएगी, हाइड्रोजन से इंडस्ट्री चलेगी, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रोजन से रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे और पानी से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मेरे पत्नी ने कहा कि आपकी बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा था, लोगों ये मैं कह रही हूं। पर मैंने उसके बाद तुरंत क्या किया, मैंने विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटो इंडिया के अध्यक्ष थे उनको फोन किया, और ऑटोमोबाइल मेरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो गाड़ी, मैंने आई डोंट नो एनीथिंग, मैं जब इसकी बात करता हूं तो मैं हर चीज लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूं। फिर उनसे मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, उस टोयोटो कंपनी की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। आज मैं हाइड्रोजन के कार के बजाय इथेनॉल के कार में आया हूं, और ये आपके द्वारा मैं कहूंगा कि आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बांबू, फिर ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बी मोलाइसेस, इससे इथेनॉल बनता है। और 100% इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की इनोवा गाड़ी में मैं आया हूं। ये 100% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी है ये 60% उसी में चलते चलते बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। ये पेट्रोल पे भी चल सकती है, इथेनॉल पे चल सकती है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्स इंजन। और अगर पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला, जो अभी एवरेज इसका मिल रहा है, तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा, ऐसी ये गाड़ी है। आज हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। आज दिल्ली में सब जगह प्रदूषण है, 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण है। और अगर हमने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो सब गाड़ियां, स्कूटर, अभी टोयोट अपना बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर 100% इथेनॉल पर आई है, मोटरसाइकिल स्कूटर। अब इथेनॉल पर मैंने नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई। तो इथेनॉल ही अगर पेट्रोल के बजाय ईंधन बनेगा। आपको एक अच्छी, कल मैं आसाम में था, तो नुमालीगढ़ में इंडियन वहां के पेट्रोल रिफाइनरी ने बांबू जो है, नॉर्थ ईस्ट में बांबू पड़ा हुआ है, बहुत है। वो पूरे बांबू से इथेनॉल बनाया। तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश एक पाइपलाइन डाली गई है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो मैंने कहा ये पेट्रोल में 20% बांबू से तैयार हुआ इथेनॉल डालिए तो बांग्लादेश को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात, भारत का एक्सपोर्ट में इथेनॉल आने के कारण फायदा होगा। और चौथी बात, आसाम के किसानों को और युवाओं को लाखों टन बांबू तोड़ना, काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रोजगार मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे बहुत से प्रयोग है जिससे देश का जी, लेकिन आप तो मंत्री जी हैं, आपके पीछे 2 गाड़ी, आपके आगे 2 गाड़ी, ये गाड़ी अगर रुक भी गई तो आप पीछे वाली में शिफ्ट हो जाएंगे। पर मान लीजिए मैं या यहाँ पर कोई इथेनॉल की या हाइड्रोजन की गाड़ी चला रहा है और हाइड्रोजन खत्म हो गया। आपका सवाल मुझे इसलिए याद आता है कि मैं जब इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रचार करता था, हाँ। तो अक्सर सभी एंकर मुझे सवाल पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो क्या होगा, हाँ। फिर कैसा होगा। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं और जनता को पूछता हूं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जब गाड़ी कोई इलेक्ट्रिक की बंद पड़ी है रास्ते में? इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनों के पास है यहाँ पर? मैं आपको बताता हूं, आपको सवाल पूछता हूं, आप पूरे देश में जनता को पूछो कि किसी की गाड़ी बंद पड़ी है, एक भी आदमी निकलेगा नहीं। पर पत्रकारों के दिमाग में ये सब्जेक्ट, ये उत्तर आता है कि ऐसा होगा। मेरी इथेनॉल की गाड़ी है, आप कार्यक्रम होने के बाद एक चक्कर मारी है, ये पेट्रोल के गाड़ी से अच्छी है। हमारी हाइड्रोजन की गाड़ी से धुआं नहीं आता, आवाज नहीं आता, पोल्यूशन नहीं होता, इससे भी पोल्यूशन 0 है और इतनी सुंदर चलती है। और इसीलिए मैंने अपने घर पे इलेक्ट्रिक, इथेनॉल
और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की गाड़ी रखी है, ताकि कोई भी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आते हैं, आप जैसे पत्रकार आते हो, तो गाड़ी में बैठो, घूम के आओ। कोई शंका होगी तो मुझे बताओ। वैसे हाइड्रोजन वाली गाड़ी का तो मैंने आपका एक इंटरव्यू साक्षात्कार देखा था, वो बड़ी लग्जूरियस लग रही थी। आप इसमें कोई उसमें बैठ के देखिए, मर्सिडीज गाड़ी जैसे कंफर्ट है। और इस देश में आप एक समझिए कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का अगर इंपोर्ट बंद होगा तो ये पैसा कहां जाएगा? बचेगा पैसा? देश के इकोनॉमी में इतना पैसा बाहर जा रहा है, ये पैसा कहां जाएगा? ये देश के किसानों के पास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं को रोजगार उसके लिए जाएगा। देश की समृद्धता, संपन्नता बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। 40% ऑफ द पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। एब्सोल्युटली। जैसे मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया। देखिए, पहली बात तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो आपका खर्चा समझो 30,000 रुपए महीना है। तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी लोगे तो 3,000 रुपए महीना खर्चा है। फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लेंगे तो 5,000 रुपए का खर्चा है। हाइड्रोजन अभी आया नहीं है, हाइड्रोजन के पंप खुलना बाकी है, हाइड्रोजन की गाड़ी आना बाकी है। ये पेट्रोल डीजल से कम ही है और इसलिए पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी बात है ये पोल्यूशन फ्री है, और तीसरी बात है देश के इंपोर्ट को कम कर रही है और देश में नए रोजगार को निर्माण कर रही है। अब दिल्ली में देखो, आप मुंबई में देखो, आप जाओगे आपको हर 2-3-4 बसेस के पीछे एक बस इलेक्ट्रिक बस लगेगी। अभी इलेक्ट्रिक बस जो हमने टेंडर लिया है उसमें पर किलोमीटर कॉस्ट नॉन एसी बस की 39 रुपीज और एसी बस की कॉस्ट 41 रुपीज आई। और मुंबई में जो हमारी बेस्ट बस चलाती है डीजल की, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है। अभी मैं दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर हाईवे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक का, वो केबल लगा रहा हूं और अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ट्रॉली बस चलेगी, बस में बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी। आपके लिए बहुत आसान होगा, आप जयपुर रहते हैं, 1.25 घंटे में जयपुर चलेंगे। और बिजनेस क्लास में सामने लैपटॉप होगा और एयर होस्टेस जैसी महिला होगी जो आपको चाय, कॉफी, नाश्ता देगी और 2.25 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये कब तक हो जाएगा? अब तो प्रोजेक्ट का काफी टेक्नोलॉजी वगैरह फाइनल हुआ है। अब देखिए, मैं एकदम डेट तो नहीं बता पाऊंगा, पर 1-आध साल में, 1.5 साल में हो जाएगा। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात अक्सर लोगों को बताता हूं और मैंने ऑफिस में मैंने वो लिख के रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और मैं केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और मैं आपको बताता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारे भाषण में हम बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से आप जा सकेंगे और ये पहली बार है। आज आप किसी भी स्टेट की बात करो, आप किसी भी जिले की बात करो, तो मेरा विश्वास है ये शायद इसमें कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये उद्दिष्ट है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर जाएंगे। उसके बाद में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो एक आधे बार कुछ जगह कम ज्यादा होगा, पर हम जिस गति से काम कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अमेरिका जैसा फील रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंशाल्लाह, मैं तो यही दुआ करूंगी। कि आपने जितना एक्सप्रेस तरीके से ये पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे हमें समझाया। यहाँ पे हमारे एक बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, त्रिवेदी जी। इससे पहले यहाँ पर जब हमारी एंकर मोहतरमा के सामने थे, तो जितना फास्ट ये एक्सप्रेसवे और जितना फास्ट सड़कों पे गाड़ियों का गुजरना और मंजिल तक पहुंचना है, उतना ही स्लो एक बिजनेसमैन का सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचना है। उनकी ये शिकायत थी, और उनकी नहीं, बहुत से ऐसे यहाँ पर जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो सच में कुछ नया इस देश के लिए करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब तक कोई जुगाड़ ना हो, जब तक कोई पहचान का ना हो, आप उस अधिकारी से मिल नहीं सकते हैं। इसका कोई तोड़ है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमने 1500 कानून बदले हैं। डिजिटल सिस्टम सब जगह आई है। अभी जैसे पहले नेशनल परमिट मिलता था,
तो आरटीओ में जाना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी। अब आप वेबसाइट पे डाल दो, आपको घर में आएगा। ड्राइविंग हमने 17 प्रकार की ऐसी चीजें की है कि आपके पास अगर गाड़ी के कागज है तो आप मोबाइल में दिखा सकते हैं कि कागज है। तो काफी डिजिटल सिस्टम हुई है, जिसके कारण काफी आसानी हुई, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये होता है। फिर भी कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स है, पर लगातार हमारी सरकार उसको इंप्रूव कर रही है। हम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम और करप्शन फ्री सिस्टम बनाने के पक्ष में है, और मोदी जी भी इसका बार बार आग्रह करते हैं। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है वो अगर आइडेंटिफाई करके सरकार तक आएंगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से सुधार होते जाएगा। अब काफी डिजिटल सिस्टम आ गया अभी, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सिस्टम को हमने डिजिटलाइज किया है, और बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं ईज ऑफ बिजनेस को और करप्शन फ्री सिस्टम को कर रहे हैं। जहां जहां भी ऐसी प्रॉब्लम आएंगे, जो जो सरकार के पास ध्यान में आएगा, उन कानून को बदलने की, पुराने कानून हमने रद्द कर दिए और इसलिए कोशिश चल रही है। अभी भी कुछ जगह बाकी होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसको प्राधान्य से पूरा करेगा। तो सरकार तो 2024 तक कर पाएगी, 2024 के बाद हम ही आएंगे। देखिए, देश के 75 साल के इतिहास में हमारे 10 साल में जितना काम हुआ है उतना 65 साल में नहीं हुआ। इसलिए देश के भविष्य को बदलने के लिए और देश के विकास के लिए जनता हमको साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी चुनाव होने वाले 5 राज्यों में मंत्री जी, और माहौल विपक्ष की तरफ से ये बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इस बार आपको धूल चटा दी जाएगी। ऐसा कहना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो उनका दुकान कैसे चलेगा। देखो, चुनाव में लड़ने वाले हर पार्टी को यही कहना पड़ता है कि हम जीतेंगे इस बार। जैसे हर टीवी वालों को और चैनल को बोलना पड़ता है कि हमारी टीआरपी बढ़ रही है। कोई है क्या मिलने वाला कि हमारी टीआरपी कम हो रही बताने वाला? नहीं मिलेगा। तो हम तो जीतने वाले यही कहेंगे। तो अब चुनाव के बाद नजदीक है डेट, चुनाव हो जाएगा, नतीजा निकलेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा उसको यहां स्थान नहीं है, पर जो उसकी उपासना पद्धति कोई भी हो, कोई मस्जिद में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई मंदिर में जाए, ये उसका अधिकार है। एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े। आज हमारे शूर जवानों में पाकिस्तान से लड़ते हुए अनेक मुस्लिम सैनिकों ने बलिदान किया। क्या हम उनके राष्ट्रभक्ति पर संशय व्यक्त कर सकते हैं? 47 की स्वाधीनता में बिस्मिल्लाह खान जैसे क्रांतिकारक और देशभक्तों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, वो कभी भूल सकते हैं? तो सवाल यही है कि हमारे मन में ये बात नहीं है। हमारे मन में सब भारत है और सबका देश भारत है, और इसलिए ये हमारे मन में नहीं है। जिनको वोट बैंक करना है उनको मुस्लिमों के मन में, माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करना है, वो ये गलत प्रचार करते हैं। और आखिर में एक बात आपको कहूंगा, जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने के लिए इन बातों को दोहराते हैं। आपने बहुत बहुत नाजुक बिंदु छू लिया है, और मैं सच में चाहती हूं, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिनको मैं मोदी मुल्क मुसलमान कर रही हूं, जेसी सर, और मैं जहां जहां गई हूं, आप यकीन मानिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप मंच पर बैठे हुए हैं, आपके नाम से वो मुसलमान जो बीजेपी से भी थोड़ा चिढ़ता है या नापसंद करता है, आपके नाम से वो शांत हो जाता है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है, क्योंकि उसे लगता है कि सड़क जब पहुंची है तो उसके घर तक पहुंची है। यानी ये है कि वो आप तक पहुंच पाया है, आप उन तक पहुंच पाए। अब मेरा सवाल ये है कि उस कौम को आप जैसे कह रहे हैं कि कंफ्यूज कर देना, बरगला देना, ऐसा क्यों हो पाता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कभी नागपुर आइए। मैं जब एमएलए था तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, तो मैंने खुद न लेते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन इस्लाम करके ऑर्गेनाइजेशन को दिया, और उससे 10,000 मुस्लिम लड़कियां अब इंजीनियर बनी है। मैं आपको बताता हूं कि आज मुसलमानों के पास क्या है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लियर, इसके साथ कोई धंधा नहीं। आज सबसे पहले आप एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो, पर आप टेक्नोलॉजी सीखो, कंप्यूटर सीखो। देखो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। अभी अजीज प्रेम जी बेंगलोर से मुझे मिलने के लिए आए थे, मुस्लिम है। आज वर्ल्ड में उनका नाम है, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है टेक्नोलॉजी के आधार पर। आज देश में मुस्लिम पिता पुत्र और टीचर, इनका काम है कि नई मुस्लिम जनरेशन ये विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च में आगे आनी चाहिए। अब्दुल कलाम साहब हमारे आइकॉन है, उनके जैसा सबने बनना चाहिए। आप अगर मस्जिद में जाओ एक बार 2 बार, पर आप अगर साइंस टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? आपकी इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी? आपके मकान कैसे अच्छे बनेंगे? आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल में आप कैसे जा सकेंगे? आपकी प्रगति और विकास कैसे होगा? मैं अगर
जाकर मंदिर में बैठकर 4 घंटे पूजा ही करते रहो, तो इससे थोड़ी होगा। मुझे आखिर नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। तो आने वाले समय में मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। कल मैं आ रहा था, मेरी दोनों कैप्टन महिला थी, हवाई जहाज चलाने वाली। क्या मुस्लिम महिलाओं ने हवाई जहाज नहीं चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना। क्या मुस्लिम महिला ने पुलिस कमिश्नर नहीं बनना चाहिए? क्या मुस्लिम महिला ने कलेक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या मुस्लिम महिला ने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है तो उनको एजुकेशन के लिए वो जाए, पढ़े लिखे, आगे आए, प्रगति और विकास का उनका भी अधिकार। इसलिए सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जात के आधार पर नहीं, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं। और मैं तो मानता हूं, मैं बोलता हूं, जो मेरे से जात की बात करेगा मैं उसको निकाल दूंगा, और मैं करता भी नहीं। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कोई जात की बात करता नहीं। मैं बोलता हूं डेवलपमेंट की बात करो। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। जो गैस का सिलेंडर मेरे घर पर जिस पैसे में आता है उसी पैसे में आपके घर में आता है। बिल्कुल, इसमें कोई तो फर्क नहीं इसलिए है। अगर गैस सिलेंडर सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और हाइड्रोजन आएगा, तो तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। इसलिए किसमें फायदा है वो देखो और आगे जाओ, यही मैं लोगों को कहता हूं। तो ये थे चहेते मंत्री केंद्र सरकार में, जिन्होंने जाल बिछा दिया है सड़कों का और सपनों का, जो साकार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।